वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बीएसए के एमसीक्यू की सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेक्शन 54 की एमसीक्यूज को देखने जा रहे हैं। तो सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 ये है प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। आइए इसका क्वेश्चन पहला वो देखते हैं हम लोग। Section 54 declares that पहला ऑप्शन all facts may be proved by oral evidence. Option B all facts except the contents of the document may be proved by oral evidence. Option C only documentary evidence is admissible. Option D oral evidence is never admissible. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी all fact except the contents of the documents may be proved by oral evidence. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि लॉ सभी फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउ करता है, लेकिन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ही आवश्यकता होती है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विच फैक्ट्स कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 54। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए फैक्ट इन इशू, ऑप्शन बी रेलिवेंट फैक्ट, ऑप्शन सी कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी फैक्ट्स एडमिटेड। तो हम लोग तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि डॉक्यूमेंट्स उनके कंटेंट्स का बेस्ट एविडेंस होते हैं, इसलिए उनके कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 54 परमिट्स ओरल एविडेंस फॉर पहला ऑप्शन ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी ओनली फैक्ट इन इशू, ऑप्शन सी ओनली रेलिवेंट फैक्ट्स, ऑप्शन डी ओनली एडमिटेड फैक्ट। तो हम लोग तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ओरल टेस्टिमनी फैक्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ कंटेंट्स की जगह नहीं ले सकती है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड सेक्शन 54 इज पहला ऑप्शन ओरल एविडेंस इज सेकेंडरी टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी द ओरल एविडेंस इज ऑलवेज सुपीरियर, ऑप्शन सी oral evidence is irrelevant, option D oral evidence is admissible only in criminal cases। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओरल एविडेंस इज सेकेंडरी टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि लॉ डॉक्यूमेंट्स को उनके कंटेंट्स का बेस्ट प्रूफ मानता है, इसलिए उनके बारे में केवल ओरल क्लेम्स को लिमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 54 establishes पहला ऑप्शन ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल फॉर प्रूविंग फैक्ट्स जनरली, ऑप्शन बी ओरल एविडेंस इज इनएडमिसिबल इन ऑल केसेस, ऑप्शन नंबर सी ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली फॉर प्रूविंग द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली फॉर प्रूविंग एडमिशंस। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल फॉर प्रूविंग फैक्ट्स जनरली। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो ओरल टेस्टिमनी होता है ये वैलिड होता है फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट जहाँ पे कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना हो। तो कंटेंट्स ऑफ का डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंट ही लाना पड़ेगा, और ओरल डॉक्यूमेंट्स जो है ओरल टेस्टिमनी है और वहाँ के फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। सेक्शन नंबर 55 सेक्शन 55 क्या कहता है ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 55 ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस पहला ऑप्शन इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी हियर से, ऑप्शन सी डायरेक्ट, ऑप्शन डी कोरोबोरेटिव। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉ स्ट्रिक्टली रिक्वायर करता है कि जो भी पर्सन कोर्ट में टेस्टिफाई कर रहा है उसके पास उस फैक्ट का पर्सनल फर्स्ट हैंड नॉलेज होना चाहिए। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हियर से जनरली अलाउड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इफ ओरल एविडेंस रिफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज पहला ऑप्शन
he heard about it from an eyewitness, option B he saw it, option C he read about it in the news, option D he assumed it happened। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, he saw it। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर फैक्ट एक विजुअल इवेंट है जैसे कि कार क्रैश, तो केवल वही पर्सन उसके बारे में ओरल एविडेंस दे सकता है जिसने अपने आंखों से देखा हो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओरल एविडेंस refers to a fact which could be heard, it must be at the evidence of witness who said। पहला ऑप्शन he heard it, ऑप्शन बी he saw someone speaking, ऑप्शन सी he was told about the sound by someone else, ऑप्शन डी he guessed what was said। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, he heard it। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर फैक्ट कोई साउंड या स्पोकन वर्ड्स है जैसे कि थ्रेड्स आउट की गई हो, तो विटनेस वही होगा जिसने वो साउंड या स्पीच को खुद सुना हो। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओरल एविडेंस refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says। पहला ऑप्शन someone else perceived it, ऑप्शन बी he perceived it by that sense or in that manner, ऑप्शन सी it is a matter of common knowledge, ऑप्शन डी he inferred it from the circumstantial evidence। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, he perceived it by that sense or in that manner। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइट और हियरिंग के अलावा दूसरे सेंसेस जैसे स्मेल, टेस्ट या टच के केस में वही पर्सन टेस्टिफाई करेगा जिसने उस सेंसेशन को खुद एक्सपीरियंस किया हो। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ओरल एविडेंस refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of option A any person who reads the opinion, option B the person who holds that opinion on those grounds, option C the investigator in the case, option D a third party who agrees with the opinion। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन बी द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड्स। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कोई ओपिनियन रेलेवेंट हो जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन, तो वही पर्सन कोर्ट में आएगा जिसने वो ओपिनियन बनाई है और बताएगा कि उसका ओपिनियन क्या है और उसने ऐसा क्यों सोचा। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 55, द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट expressed in any treatise commonly referred offered for sale and the grounds on which such opinion are held may be proved by option A the oral testimony of any other expert, option B the production of such treatises, option C the certified copies of the author's note, option D an affidavit by the publisher। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटाइजेस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर किसी एक्सपर्ट ने कोई वाइडली अवेलेबल बुक या मेडिकल साइंटिफिक जर्नल लिखा है, तो कुछ लीगल कंडीशंस पूरा होने पर उस बुक को ही ओपिनियन के प्रूफ में प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट expressed in a published treatise cannot be proved by producing the treatise unless the author, option A is a foreign national, option B is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable, option C refuses to come to the court due to personal reasons, option C is highly occupied government official। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without amount of delay or expenses which the court considers as unreasonable। तो आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्चुअल बुक तभी सब्स्टिट्यूट के रूप में अलाउ होगी जब ऑथर को कोर्ट में बुलाना इम्पॉसिबल हो, जैसे डेथ या इलनेस, या उसे बुलाना हाईली इम्प्रैक्टिकेबल हो,
जैसे मैसिव डिले या कॉस्ट की वजह से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हुए हैं। Under the second proviso of the section 55, if oral evidence refers to the existence or the conditions of any material thing other than the document, the court may, if it think fit, require per option the oral description to be supported by two witnesses. Option B, the production of such material thing for the inspection. Option C, a photographic evidence only. Option D, a forensic report invariably. तो हम लोग जान रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग्स फॉर इट्स इंस्पेक्शन। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर कोई विटनेस किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे वेपन या ब्लड स्टेन्ड शर्ट के बारे में बता रहा है, तो जज ये कह सकता है, स्टॉप डिस्क्राइबिंग इट, जस्ट ब्रिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इन द कोर्ट सो दैट आई कैन लुक इट। Question number 14. The power of the court to require the production of a material thing for its inspection under section 55 is option A, mandatory in all circumstances. Option B, discretionary if it thinks fit. Option C, subject to the permission of the high court. Option D, applicable only to the documents. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिशनरी इफ इट थिंक्स फिट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, यहाँ में इफ इट थिंक्स फिट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि जज हर फिजिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोर्स नहीं है, वह केवल तभी उसी प्रोडक्शन का डिमांड करेगा जब उसे लगे कि केस को सही तरीके से डिसाइड करने के लिए ये नेसेसरी है। तो थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए, और ये एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है, और हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन का एमसीक्यू अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।